द लिंकेज टर्म वाज कॉइंड बाय द टी.एच. मॉर्गन। ये जो टर्म है वो किसने दी थी? ये दी थी टी.एच. मॉर्गन ने। टी.एच. नाम जो मॉर्गन साइंटिस्ट है, बहुत फेमस हुए हैं जेनेटिक्स के अंदर, इनका जेनेटिक्स में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, स्पेशली म्यूटेशन के बारे में हम पढ़ते हैं तब भी। और टी.एच. मॉर्गन ने कई बार पूछ लेते हैं कि कौन से एनिमल मॉडल को रिसर्च के लिए काम में लिया था, और उस एनिमल मॉडल का नाम था फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसका नाम अभी लिखते हैं। तो इन्होंने जो रिसर्च की थी अपनी, वो किसके ऊपर की थी? एनिमल कौन सा था? वो था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कहते हैं, और इसका कॉमन नेम जो है ड्रोसोफिला का वो है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट्स के ऊपर ये फ्रिक्वेंटली हम इसको देख सकते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है, फ्रूट फ्लाई लिखा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई बार पूछ लेते हैं ये, तो इसलिए आपको ध्यान में होना चाहिए कि लिंकेज टर्म किसने दी? टी.एच. मॉर्गन ने दी थी। टी.एच. मॉर्गन ने किस एनिमल पे रिसर्च की? तो हम कहेंगे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे। और ड्रोसोफिला का साइंटिफिक नेम क्या है? हमने कहा फ्रूट फ्लाई। और क्लासिफिकेशन की बात करें तो चूंकि एक फ्लाई है तो किस में आती है? ये आता है डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर आती है। तो डिप्टेरा ऑर्डर में आती है, इसके लिए हम यहाँ पर अभी आपको क्लासिफिकेशन का सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में यहाँ पर एक फोटो लगा देंगे, आप इसको देख लीजिएगा कि इंसेक्टा के अंदर, आर्थ्रोपोडा इंसेक्टा में डिप्टेरा के अंदर ये आती है। अब यहाँ पर ये बात आती है एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टी.एच. मॉर्गन ने अपनी रिसर्च के लिए ड्रोसोफिला का ही सिलेक्शन क्यों किया? रीजन हम यहाँ पे, मैं छोटा सा एक पॉइंट लिख देता हूं, द रीजन ऑफ सिलेक्शन, रीजन ऑफ सिलेक्शन, किसका सिलेक्शन? ड्रोसोफिला, ठीक है ना। इन्होंने टी.एच. मॉर्गन, बहुत सारे दुनिया में एनिमल है, तो क्या कारण था कि जिसकी वजह से ड्रोसोफिला का ही सिलेक्शन किया, कि ड्रोसोफिला पे उनको रिसर्च करने में इजी क्या महसूस हुआ? ऐसे क्या, विच टाइप ऑफ एडवांटेज दिस ड्रोसोफिला हैज, जिसकी वजह से किया। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। क्या है इंपॉर्टेंट बात? सबसे पहली बात जो ड्रोसोफिला का एडवांटेज है, वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला मींस सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ये एग्जैक्टली टर्म सही रहेगी, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। एंड व्हाट इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म? एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस टर्म। सेक्सुअल डाई का मतलब क्या होता है? ड्यूल, यानी कि दो होता है। मॉर्फिज्म वर्ड बना है मॉर्फोलॉजी से। मॉर्फिज्म वर्ड किससे बना है? मॉर्फोलॉजी से बना हुआ है। डाई का मतलब दो होता है। इफ यू आर एबल टू डिफरेंशिएट मेल एंड फीमेल, इफ यू आर डिफरेंशिएट टू सेक्सेस ऑफ एन एनिमल बाय outer morphology, outer appearance, this character is called as the sexual dimorphism. The Drosophila होता है, the Drosophila can be identified by the study of outer appearance of male and female. That's why this character is called as the sexual dimorphism. The sex can be identified by the morphological feature. This is a unique character of the Drosophila, इसलिए उन्होंने किया था। फर्स्ट पॉइंट है ये sexual dimorphism. सेकेंड, लाइफ स्पैन। इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है। बहुत छोटा का मतलब है लगभग 14 से लेके 15 दिन। अरे लाइफ साइकिल ही कंप्लीट हो जाता है 14 से 15 दिन के अंदर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मान लेते टी.एच. मॉर्गन एक ऐसे एनिमल पर रिसर्च करता है जिसका लाइफ साइकिल में 2 साल लगते हैं, तो पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिजल्ट आएंगे 2 साल बाद, फिर अगली नेक्स्ट जनरेशन के लिए फिर 2 साल का और इंतजार करो, फिर तो एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं पाएगा। इसलिए टी.एच. मॉर्गन ने इसको ड्रोसोफिला का सिलेक्शन किया था। लाइफ स्पैन ही 2 वीक्स 14 to 15 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जनरेशन आपको 15 डेज बाद मिल जाएगी, उसकी नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट 15 डेज में मिल जाएगी। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो फास्ट आएंगे और उसका एनालिसिस फास्ट होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का सिलेक्शन क्यों किया था। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर बात करें तो इसमें बहुत सारे हेरिडिटरी वेरिएशंस होते हैं जो इजीली डिटेक्टेबल है। हेरिडिटरी वेरिएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है। आनुवंशिक विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। आनुवंशिक विभिन्नताएं मोर है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए भी क्या होगा, आप डिफरेंट ट्रेड को देख करके उसको पहचान सकते हैं। हेरिडिटरी वेरिएशंस होने जरूरी है। वेरिएशन नहीं होंगे तो हम उस एनिमल की और जेनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं, फिर तो वो सेंसलेस हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस फ्लाई का साइज बिग है, इसका साइज काफ़ी बड़ा है, बिग साइज की ये फ्लाई है।
बिग साइज की फ्लाई है, तो आपको इसके लिए कोई बहुत बड़े माइक्रोस्कोप्स की जरूरत नहीं है। इजीली आप स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग क्या, ये जो डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है उसमें भी आप इसको आराम से देख सकते हैं। बुल लेंस से भी देख सकते हैं, जो बड़ा कॉन्वेक्स लेंस आता है उससे भी आप इजीली देख सकते हो। तो बड़ा साइज होने से क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन करना थोड़ा आसान बना रहता है। ये भी एक स्पेसिफिक एडवांटेज था इसका सिलेक्शन का कारण। और सबसे बड़ी बात, वेरी इजी टू कल्चर। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इजी टू कल्चर। इसको आप लैब में आराम से कल्चर कर सकते हैं, कम टाइम में कल्चर कर सकते हैं, और कोई आपको ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की और हम कहते हैं प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं होती है। तो दीज आर द बेसिक फीचर। जैसे मैंने यहाँ पर कितने 5 फीचर लिखे हैं। इजीली सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किया जा सकता है, इजीली डिफरेंशिएट, वी कैन इजीली डिफरेंशिएट द मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला by the outer appearance, by observing the morphological features, and the lifespan is the short up to the 14 to 15 days. This is the another reason. Hereditary variations, big side and easy to culture. These are the main reason that T.H. Morgan selected Drosophila melanogaster for his research on the genetics. शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार ये पूछ लेते हैं, छोटे क्वेश्चन में कई बार आ जाते हैं कि इनके रीजन क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगेन अपने आते हैं पॉइंट के अंदर, किसमें, टीएच मॉर्गन के। तो लिंकेज जो टर्म किसने दी थी, टीएच मॉर्गन ने। ड्रोसोफिला पर रिसर्च की, ड्रोसोफिला की हमने बात कर ली। ड्रोसोफिला, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द ड्रोसोफिला, वन इज द नेचुरल फॉर्म और दूसरा है म्यूटेंट फॉर्म, है ना। एक प्राकृतिक और एक म्यूटेंट होता है, उसके बारे में हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। टाइप्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा एक तो क्या है, इसका नेचुरल फॉर्म है, और दूसरा क्या है, इसका एक है म्यूटेंट फॉर्म है, यानी कि म्यूटेशन से जो जनरेट हुआ है तो उसको बोलते हैं म्यूटेंट फॉर्म कहते हैं। और ये नेचुरल फॉर्म है जो कि नेचर के अंदर इजीली अवेलेबल होता है। ये जो नेचुरल है इसके अंदर आईज क्या होती है, रेड आई है, इसके अंदर आंखों का रंग होता है लाल होता है। और म्यूटेंट फॉर्म है उसमें कौन सी होती है, व्हाइट आईज होती है। अब ये भी क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, म्यूटेंट में आई का कलर कैसा है, व्हाइट कलर है, और नेचुरल में कैसा होता है, रेड कलर का होता है। अब आपने मेंडलिज्म के भी चैप्टर पढ़े थे, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, एंड वन ट्रेड इज डोमिनेट ओवर द अदर ट्रेड। सिमिलरली हियर द रेड आई कलर, रेड आई जो कलर है, रेड आई कलर ऑफ द ड्रोसोफिला इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर, व्हाइट आई। ये हमें पता होना चाहिए अगर हम इसके जेनेटिकल एनालिसिस करेंगे, जब हम इसके हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे, जब हम इसके जेनेटिक रिजल्ट को देखेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि विच ट्रेड इज द डोमिनेंट एंड विच इज द रिसेसिव कैरेक्टर। एंड हियर व्हेनेवर वी क्रॉस बिटवीन द नेचुरल एंड द म्यूटेंट फॉर्म ऑफ द ड्रोसोफिला, इन दैट कंडीशन विच काइंड ऑफ द प्रोजेनी है प्रोड्यूस, तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेड आई होती है डोमिनेंट किसके ऊपर होती है, व्हाइट आई पे होती है। तो ये हमें थोड़ा सा इसकी जानकारी रहनी चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, टीएच मॉर्गन ने इस रिजल्ट को देखने के लिए क्रॉस कराया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ध्यान से सुनिएगा, लिंकेज अभी आने वाला है, लाइन से लाइन शुरू होने वाला है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इन्होंने क्या किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं जनरल जानकारी। डाई हाइब्रिड क्रॉस, किसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस ड्रोसोफिला का। मेल और फीमेल ड्रोसोफिला यूनिसेक्सुअल होती है ये। मेंडल ने तो आपने देखा होगा कि मटर का प्लांट लिया था, वो बाइसेक्सुअल था, ये तो यूनिसेक्सुअल है, क्रॉस इजीली करा सकते हैं। और साथ में मैं क्या बोल रहा हूं, डाई हाइब्रिड क्रॉस मींस टीएच मॉर्गन सेलेक्टेड 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स फॉर द जेनेटिक्स, फॉर द एनालिसिस ऑफ जेनेटिक्स। 2 कैरेक्टर्स लिए। जैसे मेंडल में आपने पढ़ा था, मेंडल ने क्या लिया था, एक तो प्लांट ले लिया था जो कि लंबा था, या हम ये कहते हैं एक ऐसा प्लांट लिया था जिसके सीड राउंड थे और येलो थे, दूसरे में व्रिंकल्ड थे और ग्रीन थे। तो आपने 2 कलर एक साथ में, 2 कैरेक्टर लिए थे एक साथ में, एक तो शेप ऑफ द सीड, दूसरा कलर ऑफ द सीड, इसलिए उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा था। सिमिलरली हियर हम क्या कर रहे हैं, 2 कैरेक्टर ले रहे हैं ड्रोसोफिला के। एक तो है बॉडी का कलर है, जैसे हम कहते हैं कि हमने बॉडी के कलर के रूप में ले लिया ब्राउन बॉडी वाली ड्रोसोफिला, ब्राउन बॉडीड। ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो करूंगा। ब्राउन बॉडीड यानी कि जिसकी ब्राउन बॉडी है और रेड आई है, ये 2 कैरेक्टर हमने ले लिए। और इसका हम क्रॉस किससे करा रहे हैं, उस ड्रोसोफिला से जिसकी बॉडी का कलर कैसा है, येलो, है ना, येलो बॉडीड, येलो बॉडी वाली है, और उसमें आंखों का रंग कैसा है,
व्हाइट आई कलर है, और इसका हमने क्या कराया, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। देखिए मेंडलिज्म में हमने सीड कोट, सीड का जो शेप था वो राउंड कैरेक्टर था, दूसरे का था रिंकल्ड, और सीड के कलर में येलो था और ग्रीन, दो कैरेक्टर की एक साथ हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था। तो हमारे पास F2 जनरेशन में रेशियो आया था 9:3:3:1, 9:3:3:1। यहां पर भी हमने ड्रोसोफिला के दो कैरेक्टर लिए हैं, पहला तो है बॉडी का कलर, दूसरा है आई का कलर। बॉडी का कलर ब्राउन और येलो, आंख का कलर है रेड और व्हाइट, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था। और ये उम्मीद क्या कर रहे थे, ये उम्मीद तो ये कर रहे थे कि रिजल्ट आना चाहिए था जैसा कि मेंडल का आया था, ऐसा नहीं हुआ यहां पे, है ना। डिडंट appear 9:3:1 रेशियो। मेंडल ने जो रेशियो लिया था, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में रिजल्ट आया था, ये आया था 9:3:3:1। वो रिजल्ट नहीं आया, डिडंट अपीयर दिस रेशियो। टीएच मॉर्गन सरप्राइज्ड हो गया, ये क्या कारण हो रहा है, ऐसा क्या रीजन था कि ये रिजल्ट नहीं आ रहा है। ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपने मेंडलिज्म में पढ़ा हुआ है। ये रिजल्ट कब आता है, ये रिजल्ट तब आता है जब जीन्स में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, जब जीन्स स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाती है। हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर है, जब जीन्स स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दर्शाती है, शो करती है, तभी 9:3:3:1 रेशियो आता है। लेकिन यहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा है, स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं हो रहा है। ये जीन्स का स्वतंत्र अपव्यूहन क्यों नहीं हो रहा है, ये हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने कहा कि एज पर द मेंडल द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, and by chance fortunately Mendel selected that kind of the traits जिनकी जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स की थी। मेंडल ने जो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का सिलेक्शन किया था, उनकी जीन्स क्या थी, डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे थी। इसलिए वो क्या हो रहा था, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन फ्रीली मूव कर रही थी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर रही थी। ये उसकी किस्मत ठीक थी, उसने कंक्लूजन निकाला। अब हम मानते हैं कि ईच क्रोमोसोम हैज मोर एंड मोर जीन्स, और एक ही क्रोमोसोम पे अगर एक से ज्यादा जीन होती है, तो एक ही क्रोमोसोम पे जो जीन्स होती है वो आपस में वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन साथ साथ मूव करती है, उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है। और एक ही क्रोमोसोम पे जो जीन्स पास पास में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन बोलते हैं। एक ही क्रोमोसोम पे जो जीन पास पास में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन कहते हैं। एंड द लिंक्ड जीन इनहेरिटेड टुगेदर, एक साथ वन जनरेशन से अनदर जनरेशन जाती हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज द लिंकेज और द संलग्नता। तो टीएच मॉर्गन को समझ में आया कि संलग्नता का इफेक्ट कैसे जनरेट हुआ था, लिंकेज का, पर जीन ही लिंक्ड है। मैं आपको फिर मैं बात बता रहा हूं, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, अगर एक ही कार में 2 पर्सन बैठे हुए हैं तो 1 प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी साथ साथ ही जाएंगे, क्योंकि एक ही कार में बैठे हैं। अगर 2 पर्सन 2 डिफरेंट कार में बैठे हुए हैं तो वो डिफरेंट प्लेसेस पे जा सकते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर सकते हैं। लेकिन एक ही क्रोमोसोम पे, सिमिलरली क्रोमोसोम इज द व्हीकल, क्रोमोसोम इज द कैरियर ऑफ द जीन्स। तो एक ही क्रोमोसोम पे अगर 2 जीन बैठी हुई है, अगर अटैच्ड है तो एक साथ ही मूव करती है, वो लिंक्ड जीन है, उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है। यहां से टीएच मॉर्गन के दिमाग में कॉन्सेप्ट आया, व्हाट इज द लिंकेज। ओके, इस स्टडी को करने के बाद में उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला टीएच मॉर्गन ने, हम उसका डिस्कशन करते हैं। टीएच मॉर्गन ने क्या कंक्लूजन निकाला है उसकी हम बात करते हैं। देखें, छोटे छोटे यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, समझते जाएंगे। कंक्लूजन क्या था, यहां पर मैं लिख देता हूं कंक्लूजन, इसको आप समझिएगा, चीजें बहुत सरल हैं और इजीली समझ में आ जाएगी। कंक्लूजन, छोटे छोटे डायग्राम भी बना लेते हैं साथ साथ में। उसने कहा कि ये जो एक क्रोमोसोम है, हम मान लेते हैं कि ये एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पे कोई भी 2 जीन्स है, कोई भी 2 जीन्स। यहां पे मैं आपको समझाने के लिए केवल लिख देता हूं, ये कोई ए जीन है और ये वाली है कोई बी जीन है। जीन्स है, ये एक ही क्रोमोसोम्स में है, जीन्स ए एंड बी आर अटैच्ड। ओके,
पास पास में हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है और यहाँ पर भी हो सकती है। चलो मैं एक जीन और बना देता हूं ताकि एक ही डायग्राम में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और ये मान लेता हूं मैं कोई सी जीन है, ठीक है, ए बी है और यहाँ पर क्या है, सी जीन है। ओके, एक ही क्रोमोसोम पर ये 3 जीन्स है, ये लिंक्ड जीन है, एक दूसरे के पास पास में है और एक साथ साथ मूव करती है। चीजों को समझना, अभी मैंने जस्ट प्रीवियस वीडियो में आपको किसके बारे में बताया था, क्रॉसिंग ओवर के बारे में। यहां पर मैं एक बार डिस्टेंस की बात कर लेता हूं। एक ही जीन्स के ऊपर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस का मेजरमेंट करने की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं मॉर्गन, बोलते हैं सेंटीमॉर्गन। ओके, सेंटीमॉर्गन, उसको मैं क्लियर कर दूंगा, मॉर्गन, सेंटीमॉर्गन, डेसीमॉर्गन क्या है, सेंटीमॉर्गन यूनिट होती है। तो यहां पे आप ध्यान रखें, अगर कोई भी 2 जीन है उसके बीच में डिस्टेंस है, वो कैसी हो, डिस्टेंस हो अगर लेस देन 50 सेंटीमॉर्गन, सीएम का मतलब सेंटीमॉर्गन है, आप नोट कर लीजिएगा, सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमॉर्गन है, मॉर्गन के ऑनर में रखा गया है नाम, इसलिए सेंटीमॉर्गन कहते हैं। अगर 2 जीन्स के बीच में डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 नियर बाई जीन्स इज लेस देन 50 सेंटीमीटर, इन दैट कंडीशन वे कंप्लीटली लिंक्ड है, वन जनरेशन अनदर जनरेशन एक साथ जाएगी, कंप्लीट लिंक्ड है, लिंकेज का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाई देगी। क्या दिखाएगी, डिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएगी। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये क्या है, डिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेगी, डिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डिपेंडेंट हो गया, असॉर्टमेंट हो गया, ठीक है ना। स्वतंत्र अपव्यवन नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर किसी क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन्स ऐसी है, दोनों जीन्स के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 नियर बाई जीन्स is less than 50 centimorgan, in that condition these genes are called as linked gene। ये जीन्स क्या कहलाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन है, जीन्स बोलते हैं। एंड लिंक्ड जीन्स ऑलवेज ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, साथ साथ में जाती है, ऑल टुगेदर जाती है, दैट्स व्हाई वी से द डिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलिए अब मैं आता हूं नेक्स्ट में। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं इन दोनों जीन्स के बारे में, सी और बी के बीच में, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कितनी है, 1 से लेके 49 है। कितना है, 1 से लेके 49 सीएम मतलब सेंटीमॉर्गन है, 1 से लेके 49 सेंटीमॉर्गन तक है। तो हम ये कहेंगे कि लिंक्ड तो है, लेकिन कैसी है, पार्शियल लिंक्ड है, पार्शियल है, इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट डिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ये क्या है, ये तो क्या है, कंप्लीटली क्या है, कंप्लीट डिपेंडेंट है और असॉर्टमेंट है। ये क्या हुआ, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट डिपेंडेंट है, इनकम्प्लीट डिपेंडेंट है। या हम ये कह दें इसको कि ये कैसी है, ये है पार्शियल लिंक्ड है, पार्शियल लिंक्ड, पार्शियली लिंक्ड है ये जीन्स, ये होगी पार्शियल लिंक्ड है। ए और सी लेस देन 50 सेंटीमॉर्गन, सी और बी की बात कर रहे हैं तो 1 to अगर 49 है, और अगर डिस्टेंस में बात करें, जैसे मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, अगर मैं कंपैरिजन करता हूं ए जीन एंड बी जीन, ठीक है ना, ए और बी जीन अगर मान लेते हैं कि जो इसकी डिस्टेंस है वो क्या है, ग्रेटर देन 50 सेंटीमॉर्गन, 50 सेंटीमॉर्गन से ज्यादा है तो हम कहेंगे वो लिंक्ड नहीं है ना। तो ये क्या दिखाएगी आपको, ये दिखाएगी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आप ये कह दें इसको, लिंकेज की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर आप लिख दें ये लिंक्ड नहीं है, नॉट लिंक्ड जीन्स, ये जीन्स है वो लिंक्ड नहीं है। तो हम कहने की बात है, मैंने कहा एक ही क्रोमोसोम पर 2 जीन्स होती है, हम किसको कहें, लिंकेज को। हमने कहा कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एक ही क्रोमोसोम पे ये ए बी सी 3 तरह की जीन्स है, इनका आप रिलेशनशिप देखेंगे, ए और सी आपस में कैसी है, लिंक्ड जीन है, ए और बी की रिलेशनशिप कैसी है, नॉट लिंक्ड जीन है, और सी और बी की बात करेंगे तो पार्शियल लिंक्ड है। द लिंकेज इफेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 जीन्स and the distance between the 2 genes is measured
इन द सेंटीमॉर्गन। यहाँ पे CM का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका भी कंफ्यूजन ना हो। जब भी मैं यहाँ पर CM लिखता हूँ, इसका मतलब होता है सेंटीमॉर्गन होता है, इसको बोलते हैं सेंटीमॉर्गन होता है। और सेंटीमॉर्गन का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी रिकॉम्बिनेशन, हम ये कहते हैं कि क्रॉसिंग ओवर का चांस अगर 1% है, ध्यान रखना 1% चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, 1% चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अगर हम ये कहना चाह रहे हैं सेंटीमॉर्गन का मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान से समझिएगा। किसी क्रोमोसोम के पास में दो जीन्स है, वो इतनी पास में है कि उनमें क्रॉसिंग ओवर से, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, सेपरेशन होने का चांस कितना है। अगर 1% है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेंटीमॉर्गन कहेंगे 1% होने पे। और यहां पर मैं एक और वर्ड लिख देता हूं, DM। DM का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डेसी मॉर्गन। सेंटीमॉर्गन की तरह क्या है, डेसी मॉर्गन। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का चांस कितना है, 10% है। और केवल M लिख देता हूं, यानी कि 1 मॉर्गन। 1 मॉर्गन का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इतनी डिस्टेंस है कि इनमें क्रॉसिंग ओवर का चांस कितना है, 100% है। तो ये तो आपको यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए, मॉर्गन, डेसी मॉर्गन, सेंटीमॉर्गन। सेंटीमॉर्गन मींस द जीन्स के बीच में डिस्टेंस इतनी है कि उनमें आपस में क्रॉसिंग ओवर से सेपरेट होने का चांस ओनली 1% है। तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सेंटीमॉर्गन कहते हैं। अब इसको आप रिकॉम्बिनेशन के टर्म में भी समझ सकते हैं। अगर 1% चांस है किसका, क्रॉसिंग ओवर का, इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन का चांस भी कम ही होगा। अंडरस्टूड बात है ना। तो क्रॉसिंग ओवर का चांस जितना होगा, तो इसी को हम क्या करेंगे, एक और देख लेते हैं। जैसे डिस्टेंस को हमने कहा सेंटीमॉर्गन है, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड द परसेंटेज ऑफ चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर में आपस में रिलेशनशिप क्या है। अभी हम एक चीज को और समझ लेते हैं साथ में। द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स और रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप होती है, उसको भी हम समझते हैं इस साइड में। अभी देखते हैं। अभी हमने देखा था किसके बारे में, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स और क्रॉसिंग ओवर के परसेंटेज में क्या रिलेशनशिप थी। अब यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, डिस्टेंस, जीन्स की बात ही कर रहे हैं हम, और किसी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। डिस्टेंस किसकी, यहां पर मैं लिख देता हूं सॉल्ड में, जीन्स की बात कर रहे हैं। और डिस्टेंस का मेजरमेंट की यूनिट क्या ले रहा हूं मैं, सेंटीमॉर्गन ले रहा हूं। और इसके रिलेशनशिप में किसके साथ बताना चाह रहा हूं, रिकॉम्बिनेशन के साथ में, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर लिख देता हूं रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी की बात। और इसको हम किससे शो करेंगे, परसेंटेज ऑफ में शो करेंगे। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है। ओके, अभी मैं यहां पर लिखता हूं, अगर दो जीन्स है, कोई भी दो जीन्स है, जैसे हम यहां कह दें ये एक क्रोमोसोम है और उसके ऊपर ये एक कोई जीन है A और ये कोई जीन है B, और यहां पे मैं बात कर रहा हूं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में और रिकॉम्बिनेशन के चांसेस में क्या रिलेशनशिप है। देखिए यहां पर हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमॉर्गन है। अभी मैं लिख देता हूं यहां पर 20 सेंटीमॉर्गन, डिस्टेंस और बढ़ गई है, यहां हो गया 30 सेंटीमॉर्गन। उसके बाद में 40 सेंटीमॉर्गन, यहां पर लिख देता हूं मैं 50 सेंटीमॉर्गन, 60 सेंटीमॉर्गन, 70 सेंटीमॉर्गन। इसी तरीके से डिस्टेंस ये बढ़ती जाएगी और लास्ट में मान लेता हूं यहां है 100 सेंटीमॉर्गन। ये है डिस्टेंस, है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटी और बढ़ गया 20, ऐसे 30। तो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या रहेगा, अब वो देखेंगे। यहां पे मैं एरो का निशान एक बार के लिए लगा देता हूं ताकि आप इसको समझ सकेंगे। देखिए 10 सेंटीमॉर्गन अगर डिस्टेंस है, दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमॉर्गन है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 10%। आपको लगेगा बहुत बढ़िया, इजी काम है। 20 सेंटीमीटर है तो आपको फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है, दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस और बढ़ गई है, 30 सेंटीमीटर है तो रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज आएगा 30। 40 है तो कितना रहेगा 40। 50 सेंटीमॉर्गन, 50 सेंटीमॉर्गन। आपको लगेगा सब कुछ इजी चल रहा है। अभी देखें आप, डिस्टेंस और बढ़ गई 60 सेंटीमॉर्गन, अब भी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 आ गया। 70 सेंटीमॉर्गन की डिस्टेंस आ गई,
अब भी क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है 50 सेंटीमॉर्गन। और ऐसे करते करते अगर डिस्टेंस आगे कितनी 100 सेंटीमॉर्गन, अगेन रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो अभी भी 50 सेंटीमॉर्गन है। यही मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन कितनी है, वो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 50% ही होगी। ये इसकी क्या है, मैक्सिमम, हम कहते हैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। मैक्सिमम लिमिट कितनी है रिकॉम्बिनेशन की, कितनी होगी 50 सेंटीमीटर। यहाँ 50 के बाद 60 70 कितनी ही जीन्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाए, रिकॉम्बिनेशन की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो 50% ही होगी। तो इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस में ये जो डिस्टेंस है जीन्स के बीच की डिस्टेंस है और रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है इनमें क्या है, ये अंडरस्टूड बात हो गई यहाँ पे। तो अब आप इस सभी टॉपिक के अंदर जब आप देखेंगे 2 वीडियो बन जाएगी आपकी। फर्स्ट जो वीडियो है वो है द रिलेशनशिप बिटवीन क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज एंड द रिकॉम्बिनेशन, और ये वाली किस भी सारी डिटेल आ रही है लिंकेज के बारे में। इन दोनों वीडियो को आप कंटिन्यूटी में देखेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। और इसका जो स्टडी मटेरियल है वो पीडीएफ के रूप में मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। और किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, मैसेज कर देंगे और आपकी प्रॉब्लम को क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।